नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार टीचर भर्ती जूनियर, बिहार में जो जूनियर की टीचर भर्ती आने वाली है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, कला वर्ग, विशेषकर कला वर्ग की तैयारी में करा रहा हूं। आप जानते हैं कला वर्ग, साइंस वर्ग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग में भर्ती आएगी और लैंग्वेज की, ठीक है। तो हम कला वर्ग, जिसमें आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों को मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरा का पूरा। आप जानते हैं ये एनसीईआरटी बेस ही सारी परीक्षाएं होंगी, कक्षा 6 से लेकर 8 तक की हो या फिर 9-10 की हो या फिर 11-12 की हो, मतलब माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या मिडिल, ये सभी एनसीईआरटी बेस परीक्षाएं होंगी। और आयोग ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि हम एनसीईआरटी बेस परीक्षा लेंगे। तो एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 8 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का पूरा लेक्चर्स वीडियो आप लोग को मिलेगा, पूरा नोट्स मिलेगा, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी और भी बहुत सारी जानकारियां बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, 100% कंप्लीट कराऊंगा। और आप लोग की जानकारी बता दें, बिहार स्टेट का रिजल्ट इशू हुआ है कल, और हमारे द्वारा जो भी लोग परचेस किए थे, जो भी लोग हमारे कोर्स को लिए किए थे, एक सिंगल पर्सन, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, अभी मैं खुद में यह बातें बोल रहा हूं, अगर कोई एक बंदा हो जिसने हमारे कोर्स को परचेस किया हो और उसके बाद भी वो असफल हो, तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं मिलेगा। तो हमारी तैयारी बहुत बेजोड़ होती है। बिहार स्टेट में 100% रिजल्ट हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का रहा हो, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। इसीलिए अब इसी तरह से कक्षा 6 से 8 तक मिडिल के लिए एकदम आवाज फूंक दी गई है। पूरे बुलंद आवाज में यह बातें कह रहा हूं कि अब इसकी तैयारी बहुत बेजोड़ से होगी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की पूरी तैयारी हमारे द्वारा होगी। तो एक वीडियो तो आप लोग को मिल चुका है फर्स्ट चैप्टर का, आज सेकंड चैप्टर का मैं वीडियो दे रहा हूं आप लोग को, और बहुत ही सारगर्भित बोधगम्य में यह पूरा का पूरा नोट्स है और ये सब आपको मिलेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यह पूरा जो कोर्स है ये आपको परचेज करना होगा ओनली 599 रुपए में आपको यह कोर्स मिलेगा मिडिल का, ठीक है। कला वर्ग की पूरी तैयारी कराई जाएगी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की। तो जो भी लोग यह कोर्स परचेज करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी दर्ज है, ठीक है, ऊपर भी दर्ज है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। आप मैसेज कर सकते हैं जिनको भी चाहिए, ठीक है। आप मिडिल के लिए, मतलब जूनियर के लिए आप लोग यह कोर्स ले सकते हैं 599 रुपए में। परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज देंगे, पूरा लेक्चर्स वीडियो देंगे और हर लेक्चर्स वीडियो का नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे और बहुत ही बेजोड़ तैयारी होगी। परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे और इसकी गारंटी लेते हैं, 100% गारंटी लेते हैं। अगर आप 100% हमारे मटेरियल को फॉलो करते हैं तो बेहतरीन परिणाम मिलेगा आपको, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे आप। आइए शुरुआत करते हैं। एक वीडियो मैं दे चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है। देखिए एनसीईआरटी का जो हमारे अतीत, यह आपका बुक का नाम है हमारे अतीत। तो उसमें जो कक्षा 6 का यह पुस्तक है इतिहास का, वो हमारे अतीत के नाम से है। इसमें जो चैप्टर 2 है, आरंभिक मानव की खोज, हो सकता है कि चैप्टर इधर या उधर हो सकता है, उसको उस पर मत करिए, लेकिन कुल मिलाकर टॉपिक यही है, आरंभिक मानव की खोज, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आरंभिक मानव की खोज मतलब शुरुआती जो मनुष्य है वह कौन सा खोज कर रहा है, वह खाद्य संग्रह कर रहा है, मतलब खाद्यों का, भोजन का संग्रह कर रहा है। गेहूं, जौ या चावल, जो भी कुछ खाद्य सामग्रियां हैं, कंदमूल है, उसका संग्रह कर रहा है। और सिर्फ संग्रह ही नहीं, अब भोजन उत्पन्न भी मनुष्य शुरू कर दिया है, मतलब कृषि करना शुरू कर दिया है। तो खाद्य, आरंभिक मानव की खोज, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यह चैप्टर का नाम है। यहां एक पॉइंट देखेंगे, आखेटक खाद्य संग्राहक, मतलब मनुष्य क्या है, आखेटक है। आखेटक, आप जानते हैं कि शुरुआती मनुष्य जो था, आदि मानव, वह क्या था, आखेटक था, मतलब शिकारी था। आखेटक का मतलब शिकारी, ठीक है। तो वह शिकारी था और वह शिकार भी करता था और शिकार करने से जो चीजें मिलती थी, जो भी मांस मिलता था, हड्डियां मिलती थी, उसका संग्रह करता था, ठीक है। और भी बहुत सारी जो जंगली उत्पाद थे उसका भी संग्रह करता था। तो यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। ये जो आखेटक थे, ये जो वह आदिवासी, वह मनुष्य आदिवासी जो उत्पादन नहीं जानता था, जो उत्पादन नहीं करता था, मतलब कृषि का उत्पादन, मतलब कृषि नहीं करता था, सिर्फ आखेट करता था और आखेट से वो उसका संग्रह करता था। तो यह ऐसे आदिवासी 20 लाख वर्ष पहले रहते थे।
उन्हें यह नाम भोजन का उत्पादन, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया। वो भोजन का इंतजाम करते थे, इसीलिए तो उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा गया। भोजन, अब उनका भोजन क्या होता था? जानवरों का शिकार करना, मछलियां, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे और पत्तियां, अंडे इत्यादि, यही इसके भोजन थे और वह इसका संग्रह करते थे। ठीक है, अब मनुष्य संग्रह करता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण। आप जानते हैं कि शुरुआती जो आदिवासी थे वह खानाबदोश थे, वह एक जगह नहीं रहा करते थे भाई। जब मनुष्य सभ्यता में आया, जब सब मनुष्य सभ्यता सीख लिया, जब मनुष्य कृषि करना सीख लिया, तो भाई जब कृषि करेगा तो एक जगह तो रहना पड़ेगा, बीज डालनी पड़ेगी, उसकी रोपनी करनी पड़ेगी, उसको काटना पड़ेगा, उसमें खाद पानी डालना पड़ेगा, उसकी सिंचाई करना पड़ेगा। तो यह सब क्रिया करने के लिए मनुष्य को एक जगह पर रहना अस्थायी रूप से जरूरी हो गया। लेकिन जब तक मनुष्य कृषि नहीं करता था, उसका बस एक आदत था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। ठीक है, एक स्थान पर जब जंगली उत्पाद या जंगली जानवर खत्म हो जाते थे तो वह दूसरे स्थान पर जाता था। तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने का क्या कारण था मनुष्य का? तो देखिए, भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, भोजन की तलाश में। फिर चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। चारे की तलाश में हो जाते थे, अरे जानवर खत्म हो जाते थे तो फिर वह जानवर का शिकार करने के लिए दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते थे। अलग अलग मौसम में फल की तलाश के लिए भी अलग अलग जाते थे भाई। एक जगह एक तरह के फल लगते हैं, दूसरी जगह दूसरे तरह के फल लगते हैं, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फल की तलाश में हो जाते थे, पानी की तलाश में हो जाते थे। ठीक है, इन लोगों के काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। यह लोग अपने काम करने के लिए किसके औजार बनाते थे? पत्थरों के औजार होते थे, लकड़ियों के औजार होते थे और हड्डियों के औजार होते थे। मतलब जो जानवर मर जाते थे उनकी हड्डियों से वह औजार बनाते थे, उनकी हड्डियों से औजार बनाते थे। कुछ कठोर लकड़ियां होती थी, उससे वो औजार बनाते थे और पत्थरों के औजार बनाते थे। भाई धातु की खोज तो उस समय नहीं हुई थी, धातु के बारे में तो मनुष्य अज्ञानी था उस समय, आदि मानव काल में। तो इन सब वस्तुओं से वो औजार बनाते थे। और औजार क्यों बनाते थे? वो आत्मरक्षा के लिए औजार बनाते थे। कभी मान लीजिए कभी हिंसक जानवर उनके सामने आ जाए तो उसकी रक्षा के लिए वो औजार बनाते थे, या फिर शिकार करने के लिए वो औजार बनाते थे। ठीक है, तो इसलिए उनको औजार की आवश्यकता पड़ती थी और औजार इन सब चीजों से बनाते थे, पत्थर, लकड़ी और हड्डी। ठीक है, अब पुरास्थल, हमने पिछले चैप्टर में आपको पुरातत्वविद बताया था। पुरातत्वविद क्या होते हैं? पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुरानी वस्तुओं का अन्वेषण करते हैं। पुरानी जो वस्तुएं हैं, इमारत है, मुद्राएं हैं, कोई हड्डी मिल गई है, कोई प्राचीन मूर्ति मिल गई है, उसका अन्वेषण करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। लेकिन अब आया है पुरास्थल। तो पुरास्थल क्या है? वह इमारतें, वह बर्तन, वह औजार जिन जगहों पर मिले हैं, जिन स्थानों पर मिले हैं, वह स्थान तो पुरास्थल हो गया। ठीक है, वह स्थान पुरास्थल हो गया। तो देखिए, उस स्थान को कहते हैं पुरास्थल जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कौन कौन से पुरास्थल हैं? आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे पुरास्थल हैं। जैसे अगर आप यह आदिमानव काल पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम की जगह है, यह पुरास्थल है। फिर कुरनूल गुफा जो है यह पुरास्थल है। ये क्या है? ये पुरास्थल है जहां पर प्राचीन वस्तुएं मिली हैं। अब भीमबेटका के बारे में देखेंगे। भीमबेटका, ये जो भीमबेटका है यह है कहाँ? यह आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में किस जिला में है? रायसेन जिला में यह आपका भीमबेटका है। भीमबेटका क्या है? यह एक पुरातात्विक स्थल है। देखिए, भीमबेटका का नाम भीमबेटका क्यों पड़ा? तो आपको बता दें, महाभारत काल में जो भीम थे, महाबली भीम, वह जब महाबली भीम को या सभी पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था तो भीम ने वहां पर आकर विश्राम किया था। भीम ने आकर यहां पर विश्राम किया था, इसीलिए मतलब वहां पर बैठे थे, इसीलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ गया। भीमबेटका पड़ा, उसके बाद भीमबेटका हो गया, क्योंकि यहाँ पर महाबली भीम आकर विश्राम किए थे, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में यह भीमबेटका नाम के जगह पर यहीं पर पुरातात्विक स्थल है। देखिए, मध्य प्रदेश इस पुरास्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं जहां लोग रहते थे और नर्मदा घाटी के पास यह स्थित है। मतलब यहीं पर मनुष्य क्या करता था? रहता था। जो आदिमानव थे, जो आदिवासी लोग थे, हाँ, वो यहाँ पर क्या करते थे? रहते थे।
और मतलब कि थक हार कर आते थे। भाई गुफाओं में मनुष्य क्यों रहता था? क्योंकि गुफाएं जो थी वह धूप से रक्षा करती थी, वह वर्षा से रक्षा करती थी, वो जंगली जानवर से रक्षा करती थी। तो एक तरह से प्राकृतिक निवास था गुफा, और वहां पर रहता था मनुष्य। मध्य प्रदेश में रायसेन में ये भीमबेटका गुफा है, नर्मदा घाटी के पास। और उन गुफाओं में बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र मिले हैं। मतलब मनुष्य क्या करता था? चित्रकारी भी करता था, उसमें बहुत सारे चित्र मिले हैं भीमबेटका में। अगला देखिएगा, कुरनूल की गुफा। जैसे भीमबेटका है वैसे एक कुरनूल की गुफा है, लेकिन ये कुरनूल की गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा है। कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। इसका अच्छा, राख के अवशेष मिले हैं तो इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है कि भाई राख के अवशेष क्यों मिले हैं। क्या मनुष्य मांस को भून कर खाता था, जानवरों के मांस को भून कर खाता था, या फिर राख के अवशेष इसलिए मिले हैं कि वह जानवरों को दूर भगाने के लिए वह प्रकाश उत्पन्न करता था, प्रकाश का इस्तेमाल करता था। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, कुरनूल की गुफा जो है वह आंध्र प्रदेश में मिली है, जहां से राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश के लिए या मांस भूनने या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए मनुष्य करता होगा। ठीक है, ऐसी जानकारी मिलती है। अब आपको बता दें, लगभग 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले जलवायु में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, जिसमें वर्षा होने लगी थी, खूब ज्यादा वर्षा हुई थी। और जब वर्षा होगी तो आप जानते हैं, जैसे बरसात के ही मौसम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो बहुत सारे वनस्पति उगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से 12,000 साल पहले जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, और बहुत उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वर्षा होने लगी, बहुत सारे घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान जब खूब ज्यादा बनने लगे, घास जब ज्यादा उत्पन्न हुई, तो घास पर जिंदा रहने वाले जानवरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो देखिए, लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव हुए, इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बनी। देखिए, यह 12,000 साल पहले जो काल है, यह आपका मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित यह समझिएगा, मतलब यह सब मध्य पाषाण काल की विशेषता बता रहा है 12,000 साल पहले की बात। कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ था, वर्षा बहुत हुई थी और घास के मैदान बनने लगे थे। और मछली महत्वपूर्ण स्रोत आपका कब बनी? पूरा पाषाण काल में मछली महत्वपूर्ण स्रोत नहीं थी। मछली से मनुष्य अज्ञानी था, मछली का प्रयोग नहीं करता था या करना नहीं जानता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या हुआ? वह आपका मछली भी खाने लगा, मछली महत्वपूर्ण स्रोत बन गई भोजन की। ठीक है, प्रारंभिक पशुपालक एवं कृषक के साक्ष्य। प्रारंभिक पशुपालक एवं कृषक के साक्ष्य, मतलब मनुष्य पशुपालक कब बना, कब पशुओं को पालने लगा और कब कृषि करने लगा, इसके साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं, किन जगहों से मिले हैं, वो मैं बता रहा हूं। कश्मीर में एक स्थल है बुर्ज होम। बुर्ज होम यह आपका पुरातात्विक स्थल है कश्मीर में, और बुर्ज होम, और यहां से मनुष्य के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है और कृषि का भी साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से। ठीक है, यहाँ पर गर्तावास का साक्ष्य मिला है, मतलब मनुष्य जो था वह जमीन के अंदर घर बनाकर रहता था, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। आगे मैं बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, कुछ चीजें हैं बस वैसे बता दे रहा हूं। देखिए, बुर्ज होम से मनुष्य को क्या मिला है? गर्तावास का साक्ष्य मिला है, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम जो है कश्मीर में स्थित है। मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से भी कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिला है। आप जानते हैं वहां पर गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वहां पर बहुत सारी जानवरों की हड्डियां मिली हैं, वहां कपास की खेती होती थी, सबसे पहले कपास की खेती यहीं पाकिस्तान के मेहरगढ़ में साक्ष्य मिला है। बिहार के चिराद में आपके कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये सब नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के कुलडीहवा, यह आपका मध्य प्रदेश नहीं है, क्षमा करिएगा, उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है लगभग। ठीक है, लगभग 6,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, चावल की खेती के साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा से। फिर असम के दाऊदली हेडिंग से भी कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब जो भी 5 स्थल मैं बता रहा हूँ, ये 5 के 5 स्थल जो है क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल हैं, और नवपाषाण काल में ही कृषि करना प्रारंभ हुआ। यह बात आप जानना है, कृषि करना कब प्रारंभ हुआ? नवपाषाण काल में। ये सभी नवपाषाणकालीन स्थल हैं जहां से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। असम में दाऊदली हेडिंग है। ठीक है, अब रुकिए, अब इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो बुर्ज होम जो कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता है। तो गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। मेहरगढ़ देखेंगे,
मेहरगढ़ जो पुरातात्विक स्थल है, तो मेहरगढ़ में बस्ती का प्रारंभ 8000 साल पहले हुआ था। हमने बताया था कि 8000 साल पहले मनुष्य रहा करता था मेहरगढ़ में, ठीक है। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ईरान जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। मतलब पहले यह भारत में था, विभाजन के बाद यह पाकिस्तान में पड़ गया, ठीक है। तो ईरान जाने वाले मार्ग में पड़ता है, बोलन दर्रे के पास। मतलब ईरान में, पाकिस्तान से ईरान में जाने का जो दर्रा है उसका नाम क्या है? बोलन दर्रा है। बोलन दर्रा है, ठीक है, बोलन दर्रा है। ईरान जाने का मार्ग जो है, पाकिस्तान से ईरान जाने का मार्ग जो है वो बोलन दर्रा है। बोलन दर्रे के पास ही यह मेहरगढ़ है। ये हरा भरा समतल मैदान है, ठीक है। इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हुई थी। गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। भेड़ बकरी आदि का पालन भी यहाँ के लोगों ने सीखा। और यहाँ के जो घर हैं ये चौकोर और आयताकार, चौकोर एवं आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चौकोर एवं आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। भेड़ बकरी का पालन भी हुआ है, गेहूं और जौ की खेती भी हुई है। यहाँ कपास की खेती भी बड़ी मात्रा में हुई है। मतलब कपास की खेती की साक्ष्य यहाँ से मेहरगढ़ से मिले हैं। सबसे पहले कपास की खेती यहीं पर हुई थी, मेहरगढ़ में ही। मेहरगढ़ में कब्रों के रथ सामान भी रखे जाते थे। कब्र में, हाँ, कब्रों के साथ, यहाँ पर साथ है, कब्रों के साथ क्या करते थे? सामान भी रखे जाते थे। मतलब जो मनुष्य दफनाए जाते थे कब्र में, उनके साथ बहुत सारी उनकी उपयोगी चीजें, उनके खाने पीने की सामग्री, बहुत सारी चीजें जो वह यूज करते थे वह साथ में रखे जाते थे। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस तरह की मान्यता थी, बहुत सारी सभ्यताओं में इस तरह की मान्यता थी कि मनुष्य जब मर जाता था तो उसके साथ जो उपयोगी चीजें होती थी वह उसके साथ रखी जाती थी कब्र में ही, ठीक है। तो मेहरगढ़ में कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है। एक ऐसा कब्र मिला हुआ है मेहरगढ़ में जहां एक मनुष्य तो दफनाया गया है और साथ में उसकी एक बकरी भी वहां पर दफनाई गई है। मतलब मनुष्य की हड्डी में मनुष्य की जो अस्थियां हैं उसके साथ साथ बकरी की अस्थियां मिली हैं। इससे यही अंदाजा लगा कि मनुष्य के साथ बकरी भी दफनाई गई है मेहरगढ़ में। पुरा पाषाण, देखिए पुरा पाषाण का मतलब क्या है? यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, तो यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। देखिए पुरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटते हैं। पुरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पहले का जो काल है इसे पुरा पाषाण काल बोलेंगे, इसे आरंभिक काल बोलेंगे। और मध्य पाषाण काल की जो शुरुआत हो रही है 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। 12,000 से 10,000 साल पहले का जो काल है वो मध्य पाषाण काल है। यह जो कालक्रम है, यह ध्यान रखिएगा, यह एनसीईआरटी के अनुसार कालक्रम है ये, ठीक है। 12,000 साल से 10,000 साल तक मध्य पाषाण काल है। और मध्य पाषाण काल के बारे में हमने बताया कि मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव हुआ था, मौसम में जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। मछली जो थी भोजन की महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। और नव पाषाण काल जो है वह 10,000 साल पहले से अगले युग की शुरुआत तक नव पाषाण काल है, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और ओनली 599, केवल 599 रुपए में आपको पूरा कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और एनसीईआरटी ही नहीं, एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड में सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। टेस्ट सीरीज भी दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स दूंगा। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना है। धन्यवाद आप लोग को। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है।